हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2019 के मॉक टेस्ट पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2025 के जनवरी साइकिल और जून साइकिल के ऑलरेडी मॉक टेस्ट को अपलोड कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी मॉक टेस्ट की सीरीज को अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस भी देख लिया होगा। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, कुछ भी आपको कमेंट करना हो या कुछ भी आपको फीडबैक देना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। उसका रिप्लाई भी हम जरूर करेंगे। ठीक है, उस कमेंट का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 से फ्रेश एक नया मॉक टेस्ट 2019 26 जून का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया इनकम टैक्स के रिगार्डिंग सेक्शंस हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 10 सब यहाँ पे डबल ए है, सेक्शन 10 सब सेक्शन यहाँ पे आई है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 है। तो देख लेते हैं कि कौन सा सेक्शन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो ए जो सेक्शन 6 सब सेक्शन आई जो है हमारा, ये जो किससे मैच कर रहा है, लीव सैलरी से। ठीक, नहीं नहीं, ये हमारा रेसिडेंट से। हाँ, सेक्शन 6 जो है हमारा वो सेक्शन 6 रेसिडेंट से रिगार्डिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस जिसमें आता नहीं, सेक्शन 6 जो हमारा है वो 6 जो है वो रेसिडेंट से रिगार्डिंग है। और फिर इसके बाद सेक्शन 10 डबल ए जो है वो लीव सैलरी से रिलेटेड है। और सेक्शन 10 आई जो है हमारा वो सी फर्स्ट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 डी हमारा जो है वो लीव ट्रैवल कंसेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, सेक्शन जो 6 आई है वो हमारा रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सेक्शन आई जो है हमारा सेक्शन 6 सब सेक्शन आई रेसिडेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 10 डबल ए हमारा जो है वो लीव सैलरी से रिलेटेड है। सेक्शन 10 आई जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following does not come under the definition of information as per the Right to Information Act RTI Act 2005? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल नोटिंग। ठीक है, फाइल नोटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर, क्या नहीं आता है, तो लॉग बुक्स आता है, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आता है, सर्कुलर आता है, फाइल नोटिंग नहीं आता। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, यहाँ पे अरेंज करना है ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो ऑफर आएगा, ऑफर के बाद आएगा एक्सेप्टेंस होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट appropriate मोड एंट्री, which is the most appropriate which is the most appropriate mode entry of international business to an enterprise with little experience of international market exporting, जिसमें कम एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये नॉर्मल से एक्सपोर्टिंग इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI इज नॉट इंटेंडेड टू, यहाँ पे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। आफ्टर यूएस डॉलर which of the following currency has the largest weightage in determining the value of SDR? जापानीज यन, चाइनीज युआन या ब्रिटिश पाउंड या यूरो। तो आफ्टर यूएस डॉलर के बाद कौन सी ऐसी करेंसी है हैज द लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर, यूरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देख लेते हैं 7, क्या दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ
वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये यहाँ पे जो है नहीं है पार्ट वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के क्या पार्ट हैं? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो क्या नहीं है? आईएमएफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which one is not true regarding the market stabilization scheme? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के रिगार्डिंग क्या नहीं है? इट ऑब्जर्व सरप्लस लिक्विडिटी of enduring nature arising out of large capital flows. It observes surplus liquidity through sale of short-dated government securities and treasury bills. Mobilized surplus liquidity is held in the MSS account with the RBI. MSS account liquidity can be used for normal government expenditure of capital nature. तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख लेते हैं। क्या दिया है? क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड कोटा। Quantitative import restrictions that limit the quantity of a product being imported is called quota। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? assertion रीजन दिया है कि आरबीआई इज एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजन। करेक्ट है। बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई इंजॉयज रिक्विजिट एक्सपर्टीज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों ही सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन ए का है सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which of the following is true about India trade policy export import 2015 to 2019? ठीक है, तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। डबलिंग द एक्सपोर्ट, both merchandise and services, achieve 3.5% share in global export, introduce two new scheme MEIS and SEIS, introduce simplified आयात निर्यात फॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पे सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर्स और जो ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनिट 1 का क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। आईएमएफ, बी, बी का यहाँ पे हो जाएगा वाशिंगटन। FAO, सी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ रोम। EU का यहाँ पे हो जाएगा ब्रुसेल। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। और IMF का है वाशिंगटन में, FAO का है रोम में, EU का है यहाँ पे ब्रुसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया है। Which of the following is an instance of non-conventional dumping? इसमें कौन सी नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है? ठीक है, स्पोरेडिक डंपिंग, प्रीडेक्टरी डंपिंग, रिवर्स डंपिंग, परसिस्टेंट डंपिंग। तो इसमें इज नॉट नॉन कन्वेंशनल, कौन सी नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है? रिवर्स डंपिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, a sale and lease back arrangement is more suitable for lease having liquidity crisis। ठीक है, a sale और lease back arrangement कब यूज किया जाता है? ज्यादा सुटेबल होता है liquidity crisis में यूज होता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following types of goodwill is considered to be the best? कैट गुडविल। ठीक है, कैट गुडविल इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सही वही गुडविल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 17, at times a business may face the situation where it has to shut down its operation. If the revenue is less than its variable cost, the operation should be closed down। तो यहाँ पे ए और आर बोथ करेक्ट है, बट आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कि बिजनेस में फेस द सिचुएशन
where it has to shut down its operation if the revenue, यहाँ पे revenue तब shut down तो करना ही पड़ेगा जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से। ठीक है, तो हमें अपने ऑपरेशंस को बंद करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये 17 का ये ए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। As per the section 52 of the Companies Act 2013, कौन सा section 52 of the Companies Act 2013, the balance in the security premium account cannot be utilized for payment of dividend, writing of discount on issue of shares, issue of fully paid up bonus share, capital losses। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो एज पर द सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन typically would not disclose the effect of dividend on share declared। ठीक है, the statement of change in financial position typically would not disclose the effect of dividend on share declared। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 हो गया। 21, which of the following are the rights of a statutory auditor? स्टैचुटरी ऑडिटर के क्या राइट्स होते हैं? टू रिसीव रिम्यूनरेशन, टू अटेंड द जनरल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ये हो जाएगा टू रिसीव रिम्यूनरेशन, टू अटेंड द जनरल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। ये सब राइट्स होते हैं स्टैचुटरी ऑडिटर के। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमारा क्या है? मैच द कॉलम है। यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसके रिगार्डिंग क्या होगा ये दिया गया है। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 देखिए। 16 जो किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, ये बी, बी किससे रिलेटेड है? इनटैंजिबल एसेट्स, एसेट से रिलेटेड है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सी, सी रिलेटेड है लीजिंग से। ठीक है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डी, डी फर्स्ट से रिलेटेड है इनकम टैक्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो रिलेटेड है ए फोर्थ से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जो कि रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सी रिलेटेड है लीजिंग से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डी रिलेटेड है इनकम टैक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन। आ जाएगा ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन एक्टिविटी, फिर कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पुल, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, फिर डी, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी एक्टिविटी ड्राइवर रेट, और फिर ई, चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट द नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप, गिव इन गुड्स इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या दिया गया है? एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। एक्सेस कैपेसिटी किस में नोटिस नहीं की जाती है? परफेक्ट कंपटीशन में नोटिस नहीं की जाती है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे। तो थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक